आज हमारे पास ग्रामर का एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर का डिस्कशन है। आज चालू करेंगे हम लोग। पर हम लोग एक वे से देखेंगे ना उसको। आज हम लोग ग्रामर में क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं और क्या क्या चीजें सीखेंगे। आगे हम उसके बारे में भी क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है। देखिए ग्रामर में नॉर्मली ना, हाई स्कूल के ग्रामर में नॉर्मली आपको नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव मतलब पार्ट ऑफ स्पीच से कुछ क्वेश्चन आते हैं, और फिर टेंस, वॉइस और नरेशन। बस इतनी सी बात है ना। तो इस सारी चीजों के बारे में हम एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, क्योंकि ग्रामर में वॉइस और नरेशन पढ़ने से पहले हमें टेंसेस पढ़ने पड़ते हैं। क्या पढ़ने पड़ते हैं? टेंसेस। तो उसके बारे में हम लोग पहले बात करेंगे, टेंस के बारे में ना, कि टेंस होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, और कौन कौन सी चीजें होती हैं, हर एक टेंस के कितने रूल्स होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो उसके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। ठीक ना। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग, और देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। ठीक है। चलिए समझते हैं ना। टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस। देखिए टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का अर्थ है मेरे बच्चों समय या काल से। इसलिए पहले हमने लिख दिया है टाइम एंड टेंस, समय और टेंस मतलब काल। अगर टाइम और टेंस की बात करें, इसी टेंस का एक और अर्थ होता है ना। टेंस का अर्थ होता है बॉडी पार्ट, है ना, मसल्स। टेंस का अर्थ होता है क्या चीज? बॉडी पार्ट या मसल्स। तो इसकी मीनिंग सेम होती है, टेंस की मीनिंग और इसकी मीनिंग क्या होती है? सेम। देखिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ने से पहले हमें दो चीज याद होना चाहिए। एक तो वैकेब, वैकेब याद होना चाहिए, मतलब कि वर्ड मीनिंग्स। बहुत सारी वर्ड मीनिंग याद होनी चाहिए। जब हम आपको सेंटेंसेस बोलते हैं ना हिंदी में, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेट करने के लिए कहते हैं ना, तो आप लोग इस वजह से फंस जाते हैं। रूल्स सबको आता है, बस किसी को वैकेब के बारे में पता नहीं, या किसी चीज की मीनिंग्स नहीं पता है, इससे आप फंस जाते हैं, टेंस नहीं बना पाते, वहीं पे अटक जाते हैं। बाकी रूल्स सबको पता है। छोटी छोटी चीजों को बेहतर ध्यान रखेंगे पायल, इधर। छोटी छोटी चीजों को बेहतर ध्यान रखेंगे। समझ में आई बातें? आइए समझते हैं ना टेंसेस क्या है। चलिए, टेंस मतलब काल, काल या फिर समय। देखिए सच बताए ना तो किसी भी अवस्था में ना समय को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तीन। अच्छा एक बात बताइए, अगर समय को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है तो उसको कहते हैं, पहले को प्रेजेंट बोलेंगे, है ना। उसके बाद अगला समय होता है पास्ट, और उसके बाद अगला होता है फ्यूचर। ठीक ना। इसके साथ अगर टेंस जोड़ देता, समय को कितने पार्ट में मेरे बच्चों डिवाइड किया गया है? तीन पार्ट, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। हम सारे चीजों को आज हमें देख लेंगे, फिर पढ़ना क्या है ये भी समझ लेंगे। तो समय को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तीन पार्ट में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। बात समझ में आई क्या? अब अगर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है तो इसको हिंदी वर्जन में अगर समझना चाहे सीधे सीधे, तो एक वह समय होता है जिसमें हम अपनी काम को ड्यूरेबिलिटी देते हैं, काम की अवस्था को पाते हैं ना, जो चल रहा होता है हमारे साथ जो होता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट, है ना। लेकिन एक वह भी समय होता है जो बीत चुका होता है। क्या हो चुका होता है? बीते गए समय को क्या कहते हैं? पास्ट। और एक और समय होता है जिसे हम लोग कहते हैं आने वाला है, जिसके बारे में हम कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं, उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चों? तो समय को कितने पार्ट में बांटा गया? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और, अगर प्रेजेंट की हम पहचान की बात करें हिंदी हिंदी सेंटेंसेस के आधार पर, कोई हिंदी बोल दे तो हम कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर? तो हिंदी वाले वाक्य के अंत में ना आपको दिखेगा ज्यादातर है। ठीक है। क्या दिखेगा? है, हूं, हो, ये सब सारी चीजें। पास्ट के अंत में दिखेगा था, थी, थे, तो हम सिर्फ था लिख देते हैं, है ना। फ्यूचर के लिए देखिएगा क्या चीज मेरे बच्चों? गागी, गागी, बोलिए ना। तो आखिरकार हम प्रेजेंट का पहला शब्द उठाते हैं पर, और इसके लिए जोड़ देते हैं अंत में है।
पास्ट का पहला शब्द उठाते हैं पा और जोड़ देते हैं था, और उसके बाद फ्यूचर तो हमारे पास सही है। फ्यूचर क्या कहेगा बाबू? गा गीगे। क्या कहेगा? तो हम प्रेजेंट से बोलेंगे पर है, क्या बोलेंगे? फ्यूचर को बोलेंगे पा था। पा मतलब पास्ट, पहचान क्या हो गई? था। एक ट्रिक के आधार पर भी सीख लेंगे कि प्रेजेंट से पर से प्रेजेंट हो गया, तो प्रेजेंट का इंट्रोडक्शन क्या हो गया मेरे बच्चों? अंत में क्या आएगा? है। तो पर है, पा था, और फ्यूचर क्या बोलेगा? गागी। पहचान कितनी आसान है। पर है, पा था, फ्यूचर बोलेगा। फिर से बोलिए, पर है, पा था, फ्यूचर क्या बोलेगा? पर है मतलब प्रेजेंट के अंत में क्या आएगा? है। प्रेजेंट के अंत में है। पा मतलब पास्ट, पा मतलब, और पास्ट के अंत में ज्यादातर क्या देखने को मिलेगा? था, थी, थे। या फिर हमें बीते समय में किसी कार्य के होने का अनुभव किया जाए, लेकिन छोटी सी अच्छी सी डिफरेंस है, ज्यादातर यही देखने को मिलेगा। या ई भी देखने को मिलेगा, लेकिन ज्यादातर यही देखने को मिलेगा। उसके बाद फ्यूचर, फ्यूचर क्या बोलेगा? गागी गे। क्या बोलेगा? गागी गे। क्या बोलेंगे? पर है, पा था, फ्यूचर बोले। बात समझ में आई क्या? इतनी सारी चीजें हैं। अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास टेंसेस की बात हमने कर ली कि मेरे बच्चों अगर समय को काल के रूप में, टेंस के रूप में बांटा गया तो कितने रूप से बांट दिया जाएगा? कितने रूप से बांट दिया जाएगा? 3। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब सारे टेंसेस के कुछ ना कुछ और रूप होते हैं, क्योंकि एक बात बताइए ना, हम अगर कोई काम करते हैं या फिर कर रहे होते हैं या फिर कर चुके होते हैं या फिर कुछ समय के अंदर कर रहे होते हैं, तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग डिफाइन किया जाएगा। पहली बात तो जब हम किसी काम को करते हैं उसी समय में बने रहते हैं, कंटिन्यू मतलब लगातार नहीं पर उसी समय में होते, तो उस वाले टेंसेस को कहते हैं इनडिफिनिट। इनडेफिनिट मतलब इसको अनिश्चित काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनिश्चित। मतलब इसमें समय को डिनोट नहीं किया जाएगा, बस किसी कार्य का होना पाया जाएगा किसी समय के अंदर, पर समय को डिनोट नहीं किया जाएगा कि कब है, एकदम निश्चित है या अनिश्चित है, कुछ भी नहीं है ना। दूसरा हमारे पास आता है कॉन्टिन्यूअस, जिसको हम लोग बोलते हैं अपूर्ण। हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? देखिए कॉन्टिन्यूअस क्या कहता है? कॉन्टिन्यूअस कहता है कार्य शुरू होगा इसका अंदाजा नहीं है कब, लेकिन कार्य जारी रहेगा, खत्म होने की बात भी समय से की नहीं जाएगी। मतलब कार्य में हम ड्यूरेबिलिटी प्राप्त करेंगे, कंटिन्यूअसली प्राप्त करेंगे, मतलब कार्य जारी रहेगा और चलता रहेगा हमारे साथ। जैसे माता जी भोजन पका रही हैं, कब चालू हुआ और कब खत्म होगा पता है क्या? मतलब कब से पकाना शुरू की और कब तक खत्म करेंगी कुछ नहीं है, लेकिन पका रही हैं, अभी उसमें बनी हुई है। बात समझ में आई क्या? तुम विद्यालय जा रहे हो, कब चले और कब पहुंचोगे इसकी कोई कल्पना नहीं है, पर उसमें आप ड्यूरेबिलिटी प्राप्त कर रहे हो, कंटिन्यूटी प्राप्त कर रहे हो। समझ में बता, लगे पड़े हो। दूसरी तीसरी चीज है हमारे पास परफेक्ट। अब परफेक्ट से ही पता चल रहा है कि पूर्ण की बात करेगा बाबू। किसकी बात करेगा? आपसे पूछा जाए कि कोई क्या दिख रहा है, परफेक्ट दिख रहा है ना, मतलब अब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, पूरी तरह से पूर्ण है ना, परफेक्ट है। तो परफेक्ट नाम से ही समझ में आ रहा है पूर्ण। लेकिन कंटिन्यूअस का हिंदी क्या होता है? इसमें कार्य पूरा नहीं होता है, वैसे का वैसे रहता है, जारी जारी रहता है। एक और जब इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है बाबू? परफेक्ट कांटी, परफेक्ट कांटी। अब एक बात बताइए ना, यह अभी आ गया और यह अभी आ गया, इसका मतलब दोनों को जोड़ के क्या बोलेंगे? पूर्ण, अपूर्ण। अब कहेंगे सर जी इसको बताइए ना कैसे पहचाने, तो इसको पहचानने की एक सीधी सी छोटी सी कल्पना करेंगे। इसको कैसे पहचानेंगे? वाक्य में कार्य पूरा भी होगा और जारी भी रहेगा, इसका मतलब पूरा होने के लिए वाक्य में समय होना चाहिए और आप लगातार भी बने रहे, इसका मतलब मेरे बच्चों कार्य शुरू होने का कोई ना कोई समय होगा। जैसे
तुम 2 घंटे से कपड़े धो रहे हो, कार्य शुरू होने का समय मिल गया ना 2 घंटे, और अभी भी चल रहा है, धो रहे हो। बात समझ में आई? राजा 3 बजे से स्कूल जा रहा है, 3 बजे से जा रहा है, अभी पहुंचा नहीं है। मतलब शुरू होने का कोई ना कोई समय, कोई ना कोई डेट, कोई ना कोई टाइम होगा, और टाइम 2 तरह से इसमें डिफाइन किए जाएंगे, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। निश्चित और 2 तरह से इसमें समय का बोध होगा, डेफिनिट और इनडेफिनिट का। खत्म होने का समय नहीं होगा, बस शुरू होने का समय होगा। और परफेक्ट वाले वाक्य में पूरी तरह से पता चलेगा कि वो जो कर्ता के द्वारा कार्य किया जा रहा है वो पूरी तरह से क्या है, समाप्त। तो 3 तरह से। और जब हम इसकी पहचान की बात करते हैं बाबू ना, तो इसके अंत में हमें दिखता है ताती, ज्यादातर दिखता है ताती, इसके अंत में दिखता है रहा रही रहे। क्या दिखता है? रहा रही रहे। इसके अंत में क्या दिखता है? चुका चुकी चुके, ठीक ना। और इसके अंत में रहा रही तो दिखता ही दिखता है, और इसके साथ साथ और क्या दिखता है बाबू? समय का बोध होता है। क्या बातें समझ में आई? यह प्रेजेंट के लिए भी चारों है, पास्ट के लिए भी चारों है, और फ्यूचर के लिए भी क्या है, चारों के चार। बात समझ में आई क्या? अगर हम प्रेजेंट को इंडेफिनिट के साथ जोड़े तो पहला बनेगा प्रेजेंट इन, दूसरा बनेगा प्रेजेंट कांटी, तीसरा बनेगा प्रेजेंट, चौथा बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कांटी। उसी तरह से मेरे बच्चों अगर पास्ट को जोड़े तो पास्ट इन, पास्ट कांटी, पास्ट परफेक्ट इन, पास्ट परफेक्ट कांटी। बात समझ में आई क्या? तो सारे टेंसेस के लिए यही है। अगर हम पूरे टेंसेस की बात करें तो हमारे पास कितने टेंसेस हैं? 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और हर एक टेंस के मेरे बच्चों कितने पार्ट? 4, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कांटी। बात समझ में आई क्या? हर एक टेंसेस के कितने पार्ट? 4, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। बात समझ में आई? बात समझ में आई क्या? तो ऐसे सारे वाक्य, इन सभी वाक्यों को, हर एक वाक्यों को 3 रूपों से देखा जाता है। एक तो अफर्मेटिव, अगर सेंटेंस में बात की जाए तो अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, और अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव कितने रूप से हो गए? 2। लेकिन अफर्मेटिव को बांटा जाए तो 2 रूप, पॉजिटिव और निगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी कितने? 2, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। इंट्रोगेटिव में भी कितने? 2, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। और उसके बाद थर्ड वाला था इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, जिसमें इंट्रोगेटिव भी हो और निगेटिव भी हो। समझ में आई बातें? इसमें एक्सक्लामेटरी जैसे वाक्य को हम देखेंगे, पर उसके लिए हमें और कुछ सीखना पड़ेगा। समझ में आई बातें? तो इतने सारे टेंसेस को हम पूरी तरह से रिकवर करने वाले हैं, एक 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 करके। समझ में आई बातें? अगर आप इसको नोट करें तो अब इसमें थोड़ा सा और आगे बात आई है। बच्चों ध्यान से देखिए, आप लोगों ने, मैं थोड़ा सा जगह दे दे रहा हूं, नोट भी करते रहे इसमें, क्योंकि हम इसी बोर्ड पे चाह रहे हैं कि खत्म कर ले इसको, जितने भी इंट्रोडक्शन है इसकी सारी चीजें। समझ में आई बातें? आइए, अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो मेरे बच्चों एक बात तो ध्यान रखिएगा कि सेंटेंसेस में अब तक हमने जितने देखे हैं ना वर्ब के रूप में, अब उनका इस्तेमाल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया जाए, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल बी, शैल बी, इन सभी का अब इस्तेमाल किसके रूप में किया जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब अर्थात सहायक क्रिया के रूप में किया जाए। बात समझ में आई क्या? इसके साथ साथ कोई ना कोई मेन वर्ब का इस्तेमाल होगा, और मेन वर्ब कहते हैं किसे? विच वर्ड डिनोटेड एक्शन इन द सेंटेंस, वह शब्द जो वाक्य में कार्य को दर्शाए, या कार्य का, जिस शब्द के द्वारा कार्य का होना पाया जाए, एक्शन दिखाए, क्रिया होने का दर्शाए, उसे वर्ब कहते हैं। और अगर हम वर्ब को बांटे तो वर्ब के कितने पार्ट होते हैं? 5। वर्ब के कितने पार्ट होते हैं? एक तो वो पार्ट जो प्रेजेंट के साथ जोड़ा जाएगा एस या ईएस वाला, दूसरा कंटिन्यूअस के साथ जोड़ा जाएगा आई एन जी वाला, और उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो आप रूप जानते ही हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो वर्ब के कितने पार्ट हो गए? फॉर्म 5।
फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एस आई एस वाला और आई एन जी वाला। समझ में आई बात है? तो वर्ब को उसके आधार पर देखेंगे, पर हमें समझ में आना चाहिए कि किसके साथ कौन सा वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आइए तब हम लोग शुरू करते हैं ना। टेंस एंड टाइम में सबसे पहला टेंस प्रेजेंट टेंस है ना। प्रेजेंट टेंस है ना। बात समझिए बाबू, वर्तमान काल की पहचान क्या है? ठीक ना। जब किसी कार्य का होना या वर्तमान समय में किसी कार्य के होने का बोध किया जाए ना। वर्तमान समय में किसी कार्य के होने का क्या किया जाए बाबू? बोध। लिखेंगे एन एक्शन विच इज, एन एक्शन विच इज, इन एक्शन विच इज डन द प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम। ठीक ना। कोई भी कार्य ना जब वर्तमान समय में किया जाए ना, तो ऐसे कार्य को ना किस टेंस के अंतर्गत रखते हैं? वर्तमान काल या फिर प्रेजेंट टेंस के। प्रेजेंट टाइम में किए गए कार्य को किसके अंदर रखते हैं? प्रेजेंट टेंस के। अब समझिएगा, जैसे वह किताब पढ़ता है, किताब पढ़ता है। या जैसे राम विद्यालय जा रहा है। या फिर मैं मैं कपड़े धो चुका हूं। या फिर राधा 2 घंटे से गीत गा रही है। अगर सीधे सीधे अगर एक कॉमन चीज की बात करें, जो हमने अभी इसके पहले ही डिनोट कर दिया था, बोला था पर है। क्या बोला था? पर है। तो बात समझिएगा कि सभी के अंत में एक चीज कॉमन चीज दिख रहे है, हूं, हो, ये सब सारी चीज है ना। अर्थात इन सभी का बोध किस टेंस के अंतर्गत रखा जाएगा? प्रेजेंट। अभी हमने इसमें किसी नियम की बात नहीं की, किसी नियम की बात नहीं की। नॉर्मली अगर इसको हम बात करें तो क्या हो जाएगा बाबू? ठीक ना। नॉर्मली अगर इनके बात करूं तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा। 4 वाक्य को हमने कुछ इस तरह से लिखा। पहला वाक्य, वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स बुक। अब वाक्य को थोड़ा ध्यान से देखिएगा ना, एब्जॉर्व करिएगा कि सर जी किस तरह से लेकर गए। दूसरा है राम विद्यालय जा रहा है, राम इज गोइंग टू। आप यहां पर देखेंगे तो किसी भी तरह के ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ है।
लेकिन वर्ब में मेरे बच्चों एक फॉर्म का इस्तेमाल है जिसे यस हमने किया है। रीड के साथ हमने क्या जोड़ दिया है? रीड के साथ हमने क्या जोड़ा है? चेंजेस देखिएगा, सभी में वर्ब में कोई ना कोई चेंज होंगे, सभी की क्रियाओं में कोई ना कोई चेंज होंगे, और कुछ क्रियाओं के साथ साथ कोई ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब भी आएगा। दूसरे वाक्य में देखिए, राम इज गोइंग टू स्कूल, एक एक्स्ट्रा चीज क्या आया है? इज। और गो में क्या जोड़ दिया हमने? आई एन जी। और यह आई एन जी ना वर्ब का कौन सा फॉर्म है बाबू बता दीजिए तो? फोर्थ फॉर्म। कौन फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म। बात समझ में आई क्या? वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म। जिस भी क्रिया में आईएनजी लगा हुआ दिखेगा वो क्रिया का कौन सा फॉर्म है? फोर्थ। यह वाला कौन सा फॉर्म था मेरे बच्चों? फिफ्थ फॉर्म था। जिस भी क्रिया में एस या एस, वर्ब में एस या एस जोड़ने को दिखे वो कौन सा फॉर्म होगा? फिफ्थ, पांचवा फॉर्म। आइए बात समझते हैं। यहाँ पे देखिए एक और ऑक्सिलरी वर्ब लगा है, और इसके साथ साथ मेरे बच्चों वास के साथ साथ हमने क्या जोड़ दिया है बता दीजिए? ईडी जोड़ दिया है। और यह मेरे बच्चों वर्ब का कौन सा फॉर्म है बता दीजिए? सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड है अभी ना, अभी यहाँ पे थर्ड है। सेकेंड फॉर्म भी वास्ट ही होता है, लेकिन अभी यहाँ पे कौन सा है? थर्ड फॉर्म। क्योंकि हैव की अपनी प्रोबेबिलिटी है। यह जब भी आएगा ना, हैव टेंस में जब भी आएगा, मैं टेंस की बात कर रहा हूं, टेंस में जब भी आएगा अपने बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लेके आएगा? हैव। दानव जैसा है, आप बदले तो वाक्य हो जाएगा गड़बड़। टेंस में खाली मैं बता रहा हूं, नरेशन और वॉइस की बात मत करिएगा, ठीक ना? अगला चीज, हैज बीन यहाँ पे देखने को मिला, और यहाँ पे फिर क्रिया में वर्ब का कौन सा फॉर्म देखने को मिला बाबू? लेकिन वजह कौन था? कौन था? ये बिन वजह थी। और बिन वर्ब, अगर बिन को अगर वर्ब में देखा जाए तो ये खुद अपने आप में कौन सा फॉर्म है बता दीजिए? कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? क्योंकि मेरे बच्चों हमने कहा ना, हैज की प्रोबेबिलिटी बनती है कि क्रिया को किस फॉर्म में बदल देगा? थर्ड। तो हैज की भी बनती है क्रिया किस फॉर्म में बदल देगा? लेकिन हैज के बाद यह वर्ब बी का मतलब होता है होना। बी का क्या मतलब होता है? होना चेंज हुआ था मेरे बच्चों बिन में, और बी बिन की प्रोबेबिलिटी बनती है बी की क्रिया को किस फॉर्म में बदल देगा? फिर से पुनः फोर्थ फॉर्म। तो आपस में एक दूसरे को बदलते हुए चल रहे हैं, लेकिन इन दोनों को सभी को बदलने का नियम मेरे बच्चों अलग अलग है। आपने सभी को ध्यान से देखा तो सभी एक जैसे नहीं बनाए गए। इसका मतलब सारे टेंसेस को जो हमने लिखा है यहाँ पे, सभी एक दूसरे से क्या है? अलग अलग। बात समझ में? सबके अंत में है हूं हो आया है, लेकिन अंदर की गई बातें ना सबकी क्या है? अलग। अगर हम, अक्सर हो जाता है, बात ध्यान सुनिए ना, अगर हमने वाक्य को ऑब्जर्व किया तो सारे वाक्य शुरू में एक जैसे ही दिख रहे हैं। हिंदी वाले वाक्य में अंत में आके थोड़ा सा एक बार देखिए सभी को, ठीक है? मैंने कहा कि यहां वाक्य में आया है ता है, और हमने इससे पहले जब शुरू किया था तभी मैं प्रेजेंट को जब इनडिफिनिट में जोड़ा था ना, तो पहचान बनाया था ताती ते का। तो यह वाक्य प्रेजेंट इनडिफिनिट में चला जाता है, क्योंकि अंत में क्या आया है? ताती। बोला था ना, अभी बोला था मैंने। दूसरी बात, वाक्य में हमें क्या दिख रहा है? रहा रही, तो यह दूसरे में चला जाता है कांटी। मैंने कहा था कि अंत में चुका चुकी चुके देखने को मिला है, किसमें चला जाएगा? थर्ड वाले में, परफेक्ट वाले में। और हमने कहा था रहा रही तो दिखे बाबू, लेकिन साथ में किसका बोध किया जाए? किसमें चला जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कांटी। बात समझ में आई? इसका मतलब हम यह कहना चाहते हैं आप लोगों को ना, कि जितने भी टेंसेस बनाए जाएंगे सबके रूल्स अलग अलग होंगे, और सब में वर्ब का अलग अलग भाव उत्पन्न होगा, अलग अलग फॉर्म उत्पन्न होंगे। इसका मतलब मेरे बच्चों, आपको अंग्रेजी सीखने के लिए वर्ब के फॉर्म के साथ साथ मेरे बच्चों ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि किस टेंस के अंदर किस ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, किस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, और क्रिया के कौन से फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, यह दोनों आना चाहिए। बात समझ में आई? और सबसे अच्छी बात मैं आपको यह बता दूं कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ना यही मात्र जरूरी है। बात समझ में आई क्या?
अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग फ्रिक्वेंटली करना चाहते हैं ना, तो आपको यह चीजें आनी चाहिए कि आप किसी भी सेंटेंस को किस समय में बोलना चाहते हैं, और उस सेंटेंस के लिए आप कौन से ऑक्सिलरी वर्ब और कौन से मेरे बच्चों मेन वर्ब में कौन से फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यह दोनों जरूरी है आपको यह बताने के लिए कि आप किस समय में कौन सी बात करना चाहते हैं। अगर आप कोई यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करेंगे, सार्वभौमिक सत्य, टेंस हम इस बार दूसरे हिसाब से पढ़ने वाले हैं, ये बात याद रहे आप लोगों को। पुराना रूल्स गया हम लोगों का, पुराना रूल्स थोड़ा सा देखेंगे, बाकी इसके साथ साथ क्या क्या जोड़ा जाएगा और उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे बात। अगर हम किसकी बात करें, यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसमें कहते हैं सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हम कौन सा टेंस का इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट टेंस। जैसे सूर्य पूरब से उगता है, सूर्य पूरब से क्या करता है, क्या ट्रूथ है, सत्य है, द सन राइजेज इन द, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, और सारी चीजें, बहुत सारी घटनाओं के लिए भी प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इतना तक कि मेरे बच्चों, जब भी कोई व्यक्ति स्पीच देता है या अपने बारे में बताता है, तो प्रेजेंट टेंस का ज्यादातर इस्तेमाल करता है। और कोई कमेंट्री करना, जैसे मान लीजिए कोई मैच चल रहा है, उसके बारे में कमेंट्री करना है, किस टेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि कमेंट्री कोई प्लेयर अगर प्लेट कर रहा है तो वो पूरी घटना उसकी प्रेजेंट टेंस में रखी जाती है। बात समझ में आई क्या? तो इसके आधार पर हम इस टेंसेस की बात करेंगे। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ बनाया है, किस टेंस को बनाया है, प्रेजेंट टेंस को, जिसे हम लोग कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। समझ में आई बातें? और सिंपल प्रेजेंट में हमने चारों भाव को देख लिया, इसका मतलब अब प्रेजेंट को हम बांटने वाले हैं धीरे धीरे एक अलग अलग रूप में। तो क्या आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, एक इंट्रोडक्शन के रूप में, एक पहचान के रूप में, एक बोध के रूप में, कि कैसे कैसे टेंस को डिवाइन किया जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं हम लोग।